सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई सारी उपलब्धियां बीते कई वर्षों में हासिल की है और 1978 के बाद जब ये विभाग अलग किया गया तब कई सारे काम इस विभाग में तेजी से हुए। इन तमाम चीजों की जानकारी बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय कुमार चौधरी देते नजर आए और उन्होंने बताया है कि इस विभाग में और कौन कौन से काम हुए हैं और आगे भी कौन कौन से काम होने जा रहे हैं। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विभाग के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक संस्थान हो, याद करिए बिहार के कितने बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे। हर घर मैंने हम समझते हैं कि हर ब्लॉक में अगर आप सर्वे कराते तो 5-10 बच्चे, कोई महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तो कोई कहीं पढ़ रहा है। मतलब कि हमारा संसाधन भी बाहर जा रहा है, उससे दूसरे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और हमारे बच्चे भी वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं और पढ़ के एक बार यहाँ आ गए और अगर यहाँ उनको रोजगार मिलने में दिक्कत हो तो वो बेरोजगारी का दबाव भी हमारे प्रदेश पे बढ़ता था। इतने तरह की मतलब परेशानी भरी स्थिति से हम लोग गुजर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब सरकार ने इस क्षेत्र पे ध्यान देके काम शुरू किया तो नीति ही 7 निश्चय के तहत बन गई कि सभी जिलों में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक एक पॉलिटेक्निक संस्थान खोले जाएंगे। ये नीति बनी और सब आप लोग जानते हैं कि आज ये सफलता से काम कर रहा है। 38 जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और बल्कि पॉलिटेक्निक संस्थान तो 38 से ज़्यादा 46 काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें अब बच्चे स्वाभाविक रूप से बिहार के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं। अब समझिए हजारों बच्चे प्रतिवर्ष बिहार में ही रहकर इंजीनियर बन रहे हैं, पॉलिटेक्निक कोर्सेस में डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, रोजगार के लायक वो मैंने अपने को बना पा रहे हैं। इससे बिल्कुल परिदृश्य ही बदल गया है और ये हमारे नौजवानों को रोजगार परक शिक्षा देने के मामले में या तकनीकी शिक्षा देने के मामले में हो, ये समझिए एक गेम चेंजर नीति नीतीश कुमार जी ने बनाई और इसके नतीजे अब सतह पर आ रहे हैं। जब आप अलग अलग संस्थानों के बच्चों की उपलब्धियां देखिएगा तब आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी योजना की शुरुआत कितना महत्व देते हुए की गई थी और आज पूरा समाज इससे लाभान्वित हो रहा है। और एक बार ये सब हो गया और हम तो बगल में बैठे हैं लोकेश जी, इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था। शुरू में तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कहलाता था और काम होता था सबसे अधिक और सबसे जरूरी, सबसे अधिक समाज पर असर डालने वाला, तो वो होता था तकनीकी शिक्षा का। तो हमें याद है कि इन्होंने ही अपने समय में विभाग का नाम बदलने का भी एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाया था। संयोग से मैं भी उस वक्त कैबिनेट का सदस्य था। तो अब सही नाम पर ये विभाग काम कर रहा है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी जो कहिए और तकनीकी शिक्षा। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब भी हैं और इस विभाग के डायरेक्टर साहब के साथ उपस्थित तमाम अधिकारीगण और मीडिया के सभी सम्मानित साथी। आपको आज के इस हम लोगों के आपस में मिलने का परिप्रेक्ष्य सचिव लोकेश जी ने बता दिया है कि ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है और ये मेरे लिए भी एक
चांस या अवसर की बात कहिए कि संयोग से अभी यह विभाग मेरे पास है। वैसे मंत्रिपरिषद का विस्तार होने ही वाला है, फिर पता नहीं ये विभाग जिसके साथ रहे, लेकिन फिलहाल आज तो ये अवसर हमको मिलना था जो पूर्व निर्धारित आज की तिथि थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैसे तो विभाग सरकार के बहुत हैं, लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी शिक्षा, इसका आज के ज़माने में कितना महत्व है, ये आप में से किसी से छिपा हुआ नहीं। अगर हम ये भी कहें कि आज की दुनिया ही विज्ञान एवं तकनीक पर आधारित है, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होती कि जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक का इतना दूर तक प्रवेश हो चुका है कि आज इस विभाग या इस विभाग से जुड़े गतिविधियों के बिना हम सामान्य जीवन ही नहीं जी सकते हैं। ये इस विभाग का महत्व है। और विज्ञान तकनीक कितना लोगों को प्रभावित करता है, ये आप में से कोई भी आदमी अपने ही एक दिन की दिनचर्या में सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक जितने गतिविधि आपकी होती है, जितनी गतिविधियां, उसी में आप देख लीजिएगा जो विज्ञान का कितना प्रवेश रहता है। और उसके कारण भर दिन जो आप काम करते हैं वो कितना आसान, सरल और गतिशील हो जाता है। यही इस विभाग का महत्व है। और आज अगर सच पूछते हैं तो भविष्य अगर किसी विभाग का सबसे अधिक उज्जवल या गतिमान होने की संभावना है तो वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी या तकनीकी शिक्षा है। बिहार भी इस मामले में जागरूक रहा है। और आपको लोकेश जी ने बताया कि शुरू में बहुत शुरू में ये उद्योग विभाग के साथ ही एक डायरेक्टरेट के रूप में किसी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन बाद में फिर 70 के दशक में, या अगर सीधा कहें तो 1978 में ये एक अलग विभाग बना और अलग विभाग के रूप में ये काम कर रहा था। सच पूछते हैं तो इस विभाग की मौलिक और असली गतिविधियां प्रारंभ हुई जब इस प्रदेश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की हुकूमत बनी। और उन्होंने जो शुरू से ही इसके महत्व को समझते हुए इस क्षेत्र में काम प्रारंभ किए, उसका नतीजा आज स्पष्ट रूप से हम आप सभी देख रहे हैं कि समाज पर कितना ज्यादा असर हो रहा है। जितने टीचर हैं वो अच्छा है और गुणवत्तापूर्ण दे रहे हैं, और शिक्षकों की नियुक्ति हम लगातार कर रहे हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बोनाफाइड तरीके से। इसलिए हम अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम हैं। सर, एक सवाल ये भी कि बच्चे हमारे दूसरे प्रदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ की शिक्षा अच्छी नहीं है, यहाँ से आगे रह जाती है। ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि यहाँ जिनका नामांकन हो गया है और छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं। सर, एक सवाल ये है, देखिए इसमें तकनीकी शिक्षा में अन्य जगहों पे भी आप जाएंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो आप आंकड़ा लेंगे तो 50% सीटें भी कई जगह पे पाती हैं। उसका कारण है कि ब्रांच, बच्चों का ब्रांच में इंटरेस्ट, जैसे मैकेनिकल बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और उसका यहाँ मैकेनिकल में हो रहा है, उसको सिविल कहीं मिलेगा तो जा करके वो पढ़ेगा। परंतु जो औसत है देश में सरकारी संस्थानों में एडमिशन का, हमारा 93% हो रहा है। उसमें मान लीजिए टेक्सटाइल है, ठीक है, कुछ कोर्स 30 सीटें हैं पर बच्चे 20 ही उसमें इंटरेस्टेड हैं।
इस कारण से 5-6% सीटें आपकी तकनीकी संस्थानों में वैकेंट हमेशा रहेंगी। पर ऐसा नहीं हो सकता है कि जितने लोग अप्लाई करते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक में 17,000 सीट है, 2 लाख से ऊपर अप्लाई करते हैं बच्चे, सबका नहीं होता है। अब उसके बाद भी 93% सीटें भरेंगी, क्योंकि कुछ ब्रांच होगा जो नहीं आएगा। प्लस इसमें एक कैलेंडर होता है, 1 काउंसलिंग, 2 काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग। तीसरा काउंसलिंग बच्चा नहीं लिया तो आप अनवरत इस एडमिशन को नहीं चालू कर सकते, एक पॉइंट पर उसे रोकना पड़ता है। इस कारण कहीं ना कहीं 5%, 10% सीट आपकी हमेशा खाली रहेगी। सर, कितने बच्चे बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए? बिहार से बाहर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा के क्या लिए, कह रहे हैं? बाहर से बाहर कितने बच्चे उच्च शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं? अब ये ऑथेंटिक डाटा तो हम नहीं दे सकते, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि जितने बच्चे पहले बाहर पढ़ते थे उससे कई प्रतिशत कम बच्चे अब बाहर पढ़ते हैं। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने बिहार से बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं सर? बता, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार से बाहर के बच्चों के लिए नीति नहीं है। आज की स्थिति में बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बिहार का डोमिसाइल होना या यहाँ का मतलब होना अनिवार्य है। तो इस तरह का अभी नीति नहीं है, इस तरह से बाहर के बच्चे नहीं पढ़ रहे, टीचर आके बहुत बाहर बेहतर प्लेसमेंट के लिए सर किन कंपनियों के साथ आप लोगों ने समझौता किया है? जो बड़ी कंपनियां आती हैं साल के आखिर में, तो कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें आती हैं? देखिए, अभी तो बड़ी जो कंपनियां होंगी जो हाई पैकेज देती हैं वो तो कम मात्रा में प्लेसमेंट कराएंगी, और जिनका सैलरी पैकेज कम होगा, उनका रिक्वायरमेंट नंबर ज़्यादा होता है। तो बिहार में आप देखेंगे तो सिस्को, HCL, विप्रो, ये सब जो IT की कंपनी है, ये सब लेके ज़्यादा मात्रा में जाती है। GE है जो वेल्डिंग में अपना है, L&T है सिविल के लिए ले जाता है, टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब बहुत सारे अलग अलग हैं काफ़ी, और सबका प्लेसमेंट यहाँ चलता रहता है, सबके सेंटर बने। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्था का 1 मार्च को एक रिपोर्ट जारी हुई, मतलब बिहार का कोई इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल नहीं है। कौन सा निर्देश? क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा 1 मार्च कौन रिपोर्ट है? क्या रिपोर्ट है? इसमें एक भी नहीं। तो क्या चीज़ में, NBA में या क्या? एनबीए। हाँ, NBA का एक्रेडिटेशन जो होता है उसका आपको गाइडलाइन समझना पड़ेगा। NBA एक्रेडिटेशन एक बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोगों ने 2 साल पहले मुजफ्फरपुर के सिविल ब्रांच का NBA एक्रेडिटेशन कराया था। इधर नालंदा के चंडी का भी एक ब्रांच में एक्रेडिटेशन हुआ था। NBA एक्रेडिटेशन के कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्तों में एक बहुत बड़ा शर्त है कि जो टीचर्स हैं वो परमानेंट टीचर 3 साल उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज जनरली जो टीचर्स आए बने हैं 22-23 में ज़्यादा, और टीचर्स उसी दौरान आए हैं, तो अब NBA के एलिजिबिलिटी को अब हम लोग फुलफिल करने की स्थिति में है। लिहाजा सारे इंजीनियरिंग कॉलेज NBA पर अप्लाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस वर्ष में काफ़ी संख्या में हमको NBA एक्रेडिटेशन मिलेगा, क्योंकि हम उन शर्तों को अब पूरा कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड 2 सवाल है मेरे। सर, पहला सवाल ये है कि जितने भी जो 75 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से रिलेटेड 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो 75 नए COE जो हैं उसमें कितने जगहों पे टीचर्स के लिए ऑन साइट ट्रेनर्स हैं? देखिए, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है इसका हब एंड स्पोक मॉडल में था, अब तो सभी का हब कर दिया गया। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं डेप्यूटी CM, और साथ ही विभाग के अधिकारी भी क्या कुछ जानकारी देते नजर आ रहे थे, और इस क्षेत्र में कैसे काम हुए हैं, कितने काम हुए हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी देते ही नजर आ रहे थे दोनों ही विभाग के मंत्री और विभाग के अधिकारी भी। और भी आगे क्या कुछ काम होंगे, इन तमाम चीज़ों पर भी बातचीत करते नजर आए। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।